खौफ की एक ठंडी यख लहर मेरी नाफ से उठी और उसने एक पल के लिए मेरे सारे जिस्म को बर्फ की तरह सख्त कर दिया। वो क्या करना चाहता था मैं समझ गया था। या अल्लाह मेरी हिफाजत करना। एकदम उस बूढ़े आदिवासी का चेहरा मेरी आंखों में घूम गया, जिसने मुझे ये जड़ी बूटी वाली मिसवाक देकर कहा था कि कोई भी सांप अगर काट ले तो इस बूटी को थोड़ा सा खूब चबाकर इसका अर्क पी जाए तो भी सांप का जहर ज़ायल हो जाता है। उस वक्त मैंने यकीन कर लिया था। मौत फन उठाए मेरे सामने खड़ी थी और लहरा रही थी। मैं चुप था, उस आदमी को तक रहा था जो उठकर पीछे गार में गया था। चंद सेकंड के बाद वो बाहर आया। उसके हाथ में एक मट्टी का छोटा सा मटका था जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। राणा ने उसे हुक्म दिया कि सांप वाला मटका मेरे सामने रख दिया जाए। ऐसा ही किया गया। मटके के मुंह से मोटा कपड़ा रस्सी के जरिए बांधा गया था। अब राणा मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और उसने मटके की तरफ इशारा किया और बोला, मटके में एक जहरीला नाग है जो मेरे आदमियों ने कल ही तराई में पकड़ा था। मटके में हाथ डालकर सांप से अपने आप को ढसवाओ और फिर अपनी नाग बूटी से उसका इलाज करके दिखाओ। अगर ये बूटी सच्ची निकली तो तुम भी सच्चे सन्यासी होगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और मेरे आदमी अपनी हिफाजत में जंगल में छोड़ कर आएंगे। मटके को खोल कर इसमें पूरा हाथ डालो। एक लम्हे के लिए तो मेरे हवास मुअत्तल हो गए। जंगल और सुर्ख चट्टाने और इन खूनी वैश्यों के चेहरे मुझे घूमते हुए नजर आने लगे। राणा खूनी ने अपनी राइफल की नाल का रुख मेरी तरफ कर दिया और बोला, अगर तुमने मटके में हाथ ना डालो तो इसका मतलब होगा तुम थानेदार भास्कर लाल के भेजे हुए जासूस हो और मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। राणा ने अपनी बंदूक का सेफ्टी केस चढ़ा दिया। नाल का रुख मेरे चेहरे की तरफ था। जहरीले जंगली सांप वाला मटका मेरे सामने धरा था। नाम निहात सांप के तरयाक वाली मिसवाक मेरे हाथ में थी और मौत मेरे सामने खड़ी थी। वो दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मटके में भी मौत थी, सामने भी राइफल की शक्ल में मौत थी। भाग नहीं सकता था। दाएं बाएं बिराना के खूनी आदमी राइफल लिए खड़े थे। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। कभी ख्याल आता कि मेरा खुदा मुझे बचा लेगा, कभी ख्याल आता कि सांप के डसने से मैं हलाक हो जाऊंगा और आदिवासी बूढ़े की जड़ी बूटी मेरी जान नहीं बचा सकेगी। खौफ अंदेशे की एक लहर गुजरती तो दूसरी आ जाती कि नहीं, खुदा मुझे बचा लेगा। ये जड़ी बूटी अपना असर दिखाएगी, ज़रूर असर दिखाएगी। आखिर यही तो बूटी थी जिसके अर्क ने मेरे सामने ही उस आदिवासी को अच्छा कर दिया जिसे सांप ने डस लिया था। ये यहाँ भी ज़रूर असर करेगी। मुझे अल्लाह का नाम लेकर इस इम्तिहान में छलांग लगा देनी चाहिए। इंशाअल्लाह मैं कामयाब रहूँगा और फिर राणा खूनी मेरा गुलाम बन जाएगा और मुझे सोनिया का सुराग लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उसका खोज लगा सकूंगा। राणा खूनी की गंभीर आवाज़ बुलंद हुई। वो तामिल में कह रहा था, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने मटके में हाथ ना डाला तो मैं गोली चला दूंगा। एकदम से मेरा खून गर्म हो गया। मुझे अपने जिस्म में अजीम तरीन कुव्वत का एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया का मजबूत तरीन इंसान हूँ। मैंने मिसवाक वाली जड़ी बूटी को मुंह में डालकर तोड़ा, उसको दांतों तले चबाना शुरू कर दिया और साथ ही मटके के मुंह पर बंधी हुई रस्सी खोलकर कपड़ा हटा दिया। मटके में से सांप के फुंकार की आवाज़ आई, मगर इस वक्त मेरा एतकाद खुदा की बनाई हुई जड़ी बूटी पर इस कदर पुख्ता हो चुका था कि मुझे सांप की पुकार किसी खरगोश की आवाज़ मालूम हुई। मैंने मुंह में कलमा शरीफ पढ़कर मटके में हाथ डाल दिया। उस वक्त बूटी का कसीला जायका जो मेरे मुंह में घुल रहा था और मेरे हाथ के ऊपर वाले हिस्से पर अंगूठे के करीब सांप के मुंह जोर से टकराया और ऐसी चुभन हुई जैसे किसी ने सुई चबो दी हो। मैंने जल्दी से हाथ बाहर खींच लिया। मेरे हाथ पर अंगूठे के करीब खून का एक कतरा याकूत की तरह चमक रहा था। सब मेरी तरफ दहशत अंगेज नजरों से अभी तक देख रहे थे। उन सबको यकीन था कि अभी मेरा जिस्म नीला पड़ जाएगा, सारे बदन पर छाले पड़ जाएंगे और मुंह से झाग निकलेगा और मैं मर जाऊंगा। मुझे अपने जिस्म में शदीद गर्मी महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरे खून में खौलता हुआ पानी शामिल कर दिया हो। मैंने ज़ोर ज़ोर से बूटी को चबाना शुरू कर दिया। उसका अर्क निकलने लगा। बूटी बड़ी सच्ची थी। उसका अर्क बड़ी तेज़ी से निकल रहा था जिसका जायका इंतहाई तल्ख था। मैं आलती पालती मारे बैठ गया था। राणा खूनी के एक आदमी ने लपक कर मेरे अंगूठे वाली जगह पर सांप के डसने का निशान देखा और चिल्लाया, राणा सांप ने डस लिया है। राणा ने बंदूक की नाल नीचे कर ली। उसके आदमी ने मुंह बंद करके उसे वहीं पड़ा रहने दिया। मेरे कानों में शां शां की आवाज़ें आ रही थी। जिस्म ढीला पड़ने लगा। मैंने अपने हाथों की उंगलियां हिलाई तो वो सस्त हो पड़ चुकी थीं, जैसे सो गई हूँ। मैंने बूटी का दूसरा टुकड़ा तोड़ा और उसे ज़ोर ज़ोर से चबाना शुरू कर दिया। मेरे जबड़े भी सख्त होने लगे।
मैं समझ गया कि बूटी नाकाम साबित हुई और अब अल्लाह ही अल्लाह है, मैं मर रहा हूँ। मैं दिल में कलमे का विर्द शुरू कर दिया। साथ ही बूटी का अर्क चबा चबा कर निकलने लगा। मेरी आंखें बंद थी। अंधेरे में मेरे सामने नीले पीले तारे नाच रहे थे। फिर यूं महसूस हुआ कि जैसे जबड़े की सख्ती कम हो रही हो। मैंने उंगलियां हिलाई, अब वो भी जैसे नींद से जाग गई थी। बदन में खुशी और उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। खुदा ने मेरी जान बचा ली थी। बूटी ने अपना काम कर दिया और सांप के जहर को ज़ायल कर दिया था। फिर मेरे जिस्म की हालत बिल्कुल नॉर्मल हो गई। जिस्म की तपिश और उंगलियों और जबड़ों की ईंठन ख़त्म हो चुकी थी। मैंने आंखें खोल दी। मुझे सुर्ख चट्टानों के दरमियान नारंगी रंग का आसमान दिखाई दिया। मशरक में सूरज गरूब हो रहा था। राना खूनी अपने तख्त के पास से उठ खड़ा हो गया था और बंदूक के सारे झुका हुआ मुझे गौर से देख रहा था। उसके राइफल बरदार साथी ज़मीन पर बैठे मेरी तरफ देख देख कर हैरान हो रहे थे। उनके चेहरे बता रहे थे कि वो मुझसे मरऊब हो चुके हैं। खुदा ने मुझ पर सबसे बड़ा करम यह किया था कि मेरी जान बचा ली थी। अगर इत्तफाक से मुझे ये बूटी आदिवासी बूढ़े से लेने का ख्याल ना आता तो आज मैं अपनी ये सच्ची दास्तान लिखने के लिए जिंदा ना होता। मैं उठ खड़ा हो गया। राना खूनी ने बंदूक तख्त पर फेंक दी और दोनों हाथ बांध कर बोला, महाराज हमें क्षमा कर दें, आप सच्चे सन्यासी जोगी हैं। राना खूनी ने मुझे अपने पास तख्त पर बड़ी इज्जत से बिठाया और मेरे लिए दूध और घी लाने का हुक्म दिया। वो बोला, महाराज भास्कर लाल हमारा दुश्मन है। हम चोर डाकू नहीं हैं। हम अपनी मर्जी से यहाँ आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम किसी को कुछ नहीं कहते, बस ये चाहते हैं कि यहाँ हमें कोई तंग ना करे। फिर उसने मुझे उस नाग बूटी के बारे में पूछा और उसे उलट पुलट कर देखा और बोला, महाराज ये किस जंगल में मिलती है। मैं बूटी के फोक को अभी तक चबाए जा रहा था। अब सिर्फ मेरे अंगूठे पर उस जगह हल्की सी चुभन हो रही थी जहाँ सांप ने काटा था। मैंने कहा, ये आंध्र प्रदेश के जंगलों में नहीं मिलती। मेरे गुरुजी ये मेरे लिए कैलाश पर्वत से लाए थे। वो कहने लगे, महाराज जिस सांप ने आपको डसा था वो इस इलाके का सबसे ज़्यादा जहरीला नाग है। हमारे पास इस किस्म के 4 नाग हैं जो हमने अपने दुश्मनों के लिए बंद कर रखे हैं। आप सच्चे सन्यासी साधु हैं, क्या मैं ये आधी बूटी ले सकता हूँ। मैंने बूटी उसके हाथ से ले ली, उसे आधा तोड़ा और उसे देते हुए कहा, राना ये तुम्हारी बाकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। उसने बूटी अपनी सद्दी की जेब में डाली और हाथ बांध कर मेरा शुक्रिया अदा किया। इतने में उसका आदमी साथ वाले गार से एक प्याले में दूध और घी गर्म करके ले आया। मैं पीना तो नहीं चाहता था, मगर मैंने अपनी दहशत वर्दी में सुन रखा था कि अगर सांप के कांटे से किसी आदमी किसी तरह बच जाए तो उसे दूध और घी गर्म करके ज़रूर पीना चाहिए। मैं प्याला पी गया। दूध और घी बिल्कुल असली थे। उनमें से खालिस दूध और खालिस घी की अलग अलग खुशबू आ रही थी। राना हाथ बांध कर बोला, महाराज आप हुक्म दे तो मेरा आदमी आपको आपके स्थान तक जंगल में छोड़ आए। उसने मेरा थैला मेरी खिदमत में पेश कर दिया और मेरी खिदमत में अदब से पेश कर दिया। जिसमें मेरा चाकू था उसने मेरे सामने डाला था। मेरा अस्थान कहाँ था जहाँ मैं जाता। दिल में खूनी राना को मुखातिब करते हुए कहा, अब तो बेटा यही मेरा स्थान है। अब तो सोनिया को यहाँ से लेकर ही अपने स्थान पर जाऊँगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, राना हम तुम्हारी सेवा से खुश हुए हैं। जी चाहता है कि कुछ रोज़ तुम्हारे पास ही किसी गार में रहकर भगवान की पूजा करें। राना बड़ा खुश हुआ। महाराज ये तो मेरे धन बाग हैं। ये साथ वाला गार बिल्कुल खाली है। आपको वहाँ तख्त बिछाकर शेर की खाल बिछा देता हूँ। आपको यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैंने एक हाथ से आशीर्वाद देने के अंदाज में उठाया। राना तुमने हमें सम्मान दिया है, हम तुमसे प्रसन्न हुए हैं। बस गार के बाहर हमारे लिए आग का मचान लगा दे। उसने हाथ बांधकर बड़ी आजिज़ी से कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दें, हम यहाँ बाहर आग रोशन नहीं कर सकते। आप तो जानते हैं हमारे दुश्मन को हमारे ठिकाने का पता चल जाएगा। आपके तख्त के गिर्द हम मच्छरदानी तान देंगे। मैं समझ गया वो ठीक कह रहा था। आंध्र प्रदेश की पुलिस उसकी तलाश में होगी। ज़हर है वो एक मफरूर मुजरम था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, हम वैसे ही करेंगे जैसे तू चाहेगा। गार में हमारा स्थान लगा दे। अब हम भगवान की पूजा पाठ करेंगे। उसने उठते हुए मेरे कदम छूकर कहा, महाराज मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करना। मैंने उसकी तरफ हाथ बुलंद करके कहा, अवश्य करेंगे, तू आज से हमारा बालिका है, जा तेरा कल्याण हो। राना खूनी तो फूले नहीं समा रहा था। उसी वक्त साथ वाले तीसरे गार में मेरे लिए तख्त बिछा दिया गया। वो खुद मुझे लेकर गार में आया और लालटीन ताक में जल रही थी। तख्त पर शेर की खाल बिछी हुई थी। एक तकिया भी लगा था। बांस तख्त के चारों कोनों पर लगे थे जिस पर मच्छरदानी लपेट दी गई थी।
वो मच्छरदानी छोड़ने लगा तो मैंने उसे ये कहकर मना कर दिया कि हम साधु सन्यासियों को मच्छर तंग नहीं करते, ये भी प्रभु की संतान है। मैं चप्पल उतार कर तख्त पर आलती पालती मारे बैठ गया और गले में से माला उतार कर श्लोक पढ़ कर उनका विरध करने लगा। राणा खामोशी से बाहर निकल गया। उसके जाते ही मैंने आंखें खोलकर देखा, गार तंग था। अगरचे छत बहुत ऊंची थी मगर वहाँ हब्स बहुत हो रहा था। कुछ मच्छर भी मेरे कानों में भन भनाने लगे। प्रभु के इस संतान को मैंने मारना शुरू कर दिया मगर मच्छर पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अभी गार से बाहर निकलना मुनासिब नहीं था। मैं इन लोगों पर अपना असर ज़ायल होते हुए नहीं देख सकता था। सब्र करके वहीं बैठा रहा। आहिस्ता आहिस्ता बाहर रोशनी कम होती गई। फिर शाम का अंधेरा फैल गया। इतने में राणा के 2 आदमी मेरे लिए काफ़ी लेकर आए और पूछा, महाराज काफ़ी पियेंगे? मुझे कोई हैरानी ना हुई क्योंकि मैं जानता था ये लोग चाय की जगह काफ़ी का इस्तेमाल करते हैं और इलाके के देहात में भी काफ़ी कसरत से इस्तेमाल होती है। मैंने काफ़ी का डोंगा ले लिया और तख्त से उठते हुए कहा, हमारा अस्तहान बाहर ले चलो, हम तारों की जुबूती में भगवान की पूजा करेंगे। उसी वक्त मेरा तख्त गार से निकाल कर बाहर खुली फिजा में गार के दहाने के सामने लाकर चुप रख दिया गया। यहाँ मच्छरदानी भी छोड़ दी गई। मैं तख्त के सामने पत्थरों पर बैठ गया और उलख निरंजन का नारा बुलंद करके काफ़ी पीने लगा। लालटीन बाहर नहीं लाई गई थी। मैंने देखा साथ वाले दोनों गारों के अंदर ही लालटीन रोशन थी। बाहर कोई लालटीन या कहीं भी आग नहीं जल रही थी। खाना भी एक गार के अंदर ही आग में जलाकर पकाया जा रहा था। जब रात हो गई तो राणा खूनी मेरे पास आकर बैठ गया। राइफल अब भी उसके कांधे पर पीछे को लगी हुई थी। मैंने उससे संसार और माया की बातें शुरू कर दी। अंधेरे में उसकी आंखें सांप की सी मालूम हो रही थीं। ये साफ लग रहा था कि उसे मेरी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। वो दाएं बाएं और कभी दूर नीचे वादी की तरफ देख लेता। इतने में उसके आदमी हमारे लिए खाना लेकर आए। खाने में भुना हुआ मुर्ग और चावल थे। मुर्ग की मिर्च की चटनी भी थी। राणा बोला, महाराज आप हमारे मेहमान हैं। मैं जानता हूँ आप साधु लोग गोश्त नहीं खाते, परंतु आज मेरा दिल रख लीजिए और मेरी खातिर ये खा लें, मुझे बड़ी खुशी होगी। भुने हुए जंगली मुर्ग की मिसालों की तेज़ खुशबू आई तो मेरी भूख तेज़ हो गई। शाम के जहर ने जाते जाते शायद मुझे शदीद भूख लगा दी थी। मैंने कहा, राणा तू मेरा बालिका है, मैं तेरा दिल नहीं तोड़ूंगा। तेरे लिए मैं अपने आप को सांप से डसवा लिया था, मुझे मुर्ग खाने में क्या एतराज़ हो सकता है। इस जुमले से राणा खूनी बहुत महसूस हुआ। अपनी रान पर जोर से हाथ मार कर हंस पड़ा। फिर हाथ बांध कर बोला, महाराज आप भगवान समान हैं, आपने मेरी बात मानकर मुझे सम्मान दिया है। खाने के बाद उसके आदमी वहाँ ताड़ी की बोतल ले आए। राणा ने बोतल को सीने से लगाकर कहा, महाराज आप मुझे माफ़ कर दें, मैं रात को खाने के बाद ताड़ी ना पीऊँ तो खाना हजम नहीं होता और मुझे नींद भी नहीं आती। वो बोतल खोलकर घटाघट ताड़ी के 6-7 घूंट चढ़ा गया। आस्तीन से मुँह पहुँचा और उठते हुए बोला, मैं चलता हूँ महाराज, सुबह मिलूँगा। वो बोतल सीने से लगाए मेरे करीब से भारी जूतों की आवाज़ पैदा करता अपने गार की तरफ चला गया, जो मेरे गार से चंद कदम के फासले पर तीसरा गार था। उस गार के बाहर उसके 2 आदमी पैरा देने बैठ गए थे और वो भी ताड़ी से शौक कर रहे थे। इस गार की दूसरी जानब भी एक गार था। उस गार के अंदर से हल्की हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। मुझे शुबह होने लगा इस गार में शायद सोनिया को रखा गया है, मगर दिल नहीं मानता था। अगर सोनिया वहाँ होती तो इसकी एक आध आवाज़ ज़रूर सुनाई दे जाती। इस बात का मुझे यकीन था कि सोनिया इस राणा खूनी के कब्ज़े में ही है। हो सकता है उसने मेरे आने के बाद उसे जंगल में करीब ही किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया हो। उसके ख़ास राजदार मोटे चंदू ने खबर दी थी कि धनपति सोनिया को क्रोंदी जंगल में राणा खूनी के पास फ़रोख्त कराया है। मैं चौथे गार में से निकलती हुई हल्की हल्की सी रोशनी को तक रहा था। रात गहरी होती चली गई। गर्मियों का हब्स आलूद आसमान चमकीले सितारों से झिलमिलाने लगा। नीचे जंगल में गहरी तारीकी और मौत का ऐसा सन्नाटा छा गया कि डर लगने लगा। राणा के गार के बाहर मौजूद 2 आदमी पहरा दे रहे थे। उनमें एक ताड़ी के नशे में वहीं गिर पड़ा और दूसरा आदमी उसके कंधों को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा, मगर वो मस्त होकर सो गया। जो पहरेदार होश में था उसने उसे उठाकर पत्थर की नींद कद आदम दीवार के साथ इस तरह आंकड़ों बिठा दिया कि राइफल उसके हाथ में थमा दी जैसे वो जाग कर पहरा दे रहा हो। अब गार के अंदर से राणा खूनी की घराहटनुमा आवाज़ और किसी को झड़कने और गालियाँ देने की आवाज़ें आने लगी थी। ज़ाहिर है वो नशे में था। बाहर वाला पहरेदार बार बार गार में जाता और वापस आकर बैठ जाता। इस बार राणा खूनी की आवाज़ बुलंद हुई। ये आवाज़ बड़ी गज़बनाक थी। पहरेदार भाग कर अंदर गया। राणा खूनी उसे गालियाँ देकर कोई शय लाने को कह रहा था। मुझे उसके मुंह से निकले हुए तामिल ज़बान के बेरब्त अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। पहरादार दूसरे इलमे गार से निकलकर उस गार की तरफ बढ़ा जहाँ से लालटेन की हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी।
वो غار में दाखिल हो गया। मैं आंखें फाड़ कर अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद पहरेदार नीम रोशन गार से निकला तो उसके पीछे पीछे धीमी रोशनी में मुझे वही सुर्ख साड़ी वाली लड़की नजर आई जिसे मैंने शाम से कुछ पहले नीचे नदी में स्नान करते हुए देखा था। अब वो अंधेरे में थे और उनके साए राना खूनी की गार में आगे पीछे दाखिल हो गए। फिर राना के एक वहशाना का कहके की आवाज़ गूंजी और मैंने पहरेदार को देखा। वो जल्दी जल्दी कदम उठाता हुआ गार से निकला और बदमाश साथी के पास ही दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। फिर राना खूनी के गार में भी सन्नाटा छा गया। मैं वहाँ से उठकर किसी तरह चौथे गार की तलाशी लेना चाहता था। हो सकता था वहाँ से मुझे कोई सोनिया का सुराग मिल जाए, मगर मुझे चौथे गार तक पहुँचने के लिए लामुहला राना खूनी के गार से आगे गुजरना पड़ता, जिसके अंदर से अब लालटेन की रोशनी नहीं आ रही थी। मगर गार के बाहर एक पहरेदार अभी तक होश में था, बल्कि पूरी तरह होश में था, क्योंकि जहाँ तक मैं देख सका था उसने ताड़ी की बोतल को दोबारा मुँह ना लगाया था। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला जब वो उठकर गार के सामने टहलने लगा और मैं अपनी जगह से उठकर तख्त पर मच्छरदानी के अंदर आ गया और तकिए से टेक लगाकर बैठा। मैंने एक बार फिर अपनी तसल्ली के लिए अपने जिस्म के अंदरूनी निज़ाम का जायज़ा लिया। मेरे खून में शाम का जहर का मामूली सा असर भी बाकी नहीं रहा था। मैंने अपने अंगूठे को आंखों के करीब लाकर देखा। मुझे हाथ के अंगूठे के पास सियाह रंग का एक नन्हा सा निशान नज़र आया। अब अचानक मुझे ख्याल आया कि यह सांप भी ज़्यादा जहरीला नहीं था। एक बार उत्तर प्रदेश के जंगलों में मुझे एक सपेरे ने बताया था कि सांप जब डसे और जहाँ वो डसे उससे वहाँ 2 दांतों के निशान हों तो समझ लें यह सांप बहुत जहरीला है और इसका तोड़ मुश्किल ही से हो सकेगा। अगर सांप के डसने से जिस्म पर सिर्फ एक दांत का निशान हो तो इसका मतलब यह है कि सांप ज़्यादा जहरीला नहीं है और अगर आदमी को फौरी तिब्बी इमदाद मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। यह अलग बात है कि वो आदमी सांप की दहशत की वजह से खुद ही प्राण ना छोड़ दे। अब मुझे पूरी तसल्ली हो गई कि सांप का जहर मेरे जिस्मानी निज़ाम को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका। वैसे नाग बूटी ने भी बहुत काम किया था और वो कुदरत की बनाई हुई सच्ची बूटी थी। राना खूनी के गार में घुप अंधेरा था। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। दूर नीचे जंगल के किसी कोने में से शेर की दाड़ गूंजी और उसने सन्नाटे को ज़्यादा दहशतनाक बना दिया। उसके बाद ऐसी खामोशी सी छा गई कि जैसे सारी कायनात दम बखुद हो गई हो। जाने क्या बात थी कि थकावट के बावजूद मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार मेरा ख्याल सोनिया की तरफ जाता था। खुदा जाने वो कहाँ हो, वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। काश मैं चौथे गार में जाकर उसकी तलाशी ले सकता। अगर इन लोगों ने सोनिया को मेरे आने के बाद वहाँ से किसी दूसरी जगह पर भी मुंतकिल कर दिया था तो गार में उसकी 2-3 ऐसी चीज़ें ज़रूर पड़ी होंगी जो उसकी मौजूदगी की तस्दीक कर देंगी। लेकिन सवाल यह था कि रास्ते में पहरेदार बैठा था, मैं वहाँ तक जा नहीं सकता था। मच्छरदानी के तख्त के किनारे से ज़रा सा ऊपर उठा के मैं बराबर राना के गार के बहर पहरा देते आदमी को तक रहा था, जो अब राइफल ज़मीन पर रखे दीवार से टेक लगाकर बैठा था। वो बीड़ी सुलगाकर पीने लगा था। बीड़ी उसने माचिस के शोले को हाथ से ढाम कर सुलगाई थी। इतने में राना खूनी के गार से उसकी गालियां देने की आवाज़ बुलंद हुई। बैर बैठा पहरेदार अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। शायद ये रोज़ के मामूलात की बात थी। उसके बाद फिर गहरी खामोशी छा गई। मेरे लिए चौथे गार में जाने का कोई इम्कान नहीं था। मैंने तख्त पर टांगें फैलाई और आंखें बंद कर ली। कनूदगी पहले ही तारी हो रही थी। आंखें बंद करते ही मैं गहरी नींद में खो गया। आंख खुली तो धूप मच्छरदानी से छन छन कर आ रही थी। मैंने दिल ही दिल में 5 बार कलमा शरीफ पढ़ा और मच्छरदानी हटाकर बाहर आ गया। नीचे वादी के दरख्तों पर शफाफ धूप चमक रही थी। एक राइफल बरदार पहरेदार राना खूनी की गार के आगे चल फिर कर पहरा दे रहा था। दूसरा न जाने कहाँ था। उस पहरेदार ने मुझे हाथ बांध कर नमस्कार किया। मैंने ओलख निरंजन का नारा बुलंद किया और अशरोक पढ़ने लगा। मैं उस रुख पर बैठा था कि दाएं जानिब 3 गारों के दहाने मुझे बराबर नजर आ रहे थे। चौथे गार के बारे में मुझे शुबा था कि वहाँ सोनिया कैद है और वो भी वीरान सा था। राना खूनी के गार में से एक आदमी राइफल कांधे पर डाले बाहर निकला। उसके पीछे पीछे सुर्ख साड़ी वाली वही सांवली लड़की थी। वो पहरेदार के साथ गारों के आगे वाले पथरीले सहन से गुजर कर एक तरफ नीचे ढलान पर उतर गई। चांद लम्हों के बाद मैं भी उठा। पहरेदार से कहा कि मैं जंगल की सैर को जा रहा हूँ, नदी पर स्नान भी करूँगा। मैं दूसरी तरफ ढलान उतरने लगा। आगे वही सुरंग हरी भरी झाड़ियों और झुके हुए दरख्तों वाली सुरंग शुरू हो गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सुरंग में से निकलकर पहलू से होता हुआ नदी के उस किनारे पर आ गया जहाँ नदी चक्कर काट कर सुर्ख चट्टानों के पीछे चली जाती थी। पीछे निगाह डाली तो सुर्ख साड़ी वाली लड़की नदी में गुस्ल कर रही थी।
उस लड़की को भी राना खूनी ने ज़रूर कहीं से अगवा करके अपने हाथ डाल रखा था। शायद ये लड़की मुझे सोनिया के बारे में कुछ बता सके। एक अगवाशुदा औरत को कोई दूसरी अगवाशुदा औरत से ज़रूर हमदर्दी होगी। दरख्तों पर जंगल के परिंदे सुबह की रोशनी में गीत गा रहे थे। शबनम से लदी हुई ठंडी हवा चल रही थी। मैंने एक तरफ हटकर नदी के पानी में गुस्ल किया, दांत साफ किए, गिरवी धोती जेब तन की, माला गले में डाली और आहिस्ता आहिस्ता वापस चलने लगा। मैं बुलंद आवाज़ में श्लोक पढ़ता जा रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था आसपास राना खूनी के आदमी पैरे पर मौजूद होंगे। और अपने स्थान पर आया तो राना खूनी मिसवाक कर रहा था। मुझे देखते ही नमस्कार किया और बोला, महाराज रात कैसे गुजरी? मैंने कहा, साधु संतों की रात भगवान की याद में गुजरती है। राना खूनी ने मेरे साथ बैठकर ही दही और रात की बासी रोटी का नाश्ता किया। फिर वो अपनी राइफल खोलकर साफ करने लगा। नाल में से डोरी को बाहर खींचते हुए बोला, महाराज हम ज़रा एक काम से जा रहे हैं, आप बेफिक्र होकर यहाँ बैठे और दुर्गा देवी से हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम कामयाब होकर लौटें। मैं समझ गया कि वो कहीं वारदात करने जा रहे हैं। मैंने भी बड़े एतमाद से हाथ बुलंद करते हुए कहा, निश्चित रहो राना, देवी दुर्गा तेरी सहायता करेगी। कोई 1 घंटे बाद राना खूनी अपने आदमियों के साथ पूरी तरह मुसल्ला होकर वहाँ से निकल गया। जाते हुए उन्होंने बारी बारी मेरे कदम छुए और मुझसे आशीर्वाद भी ली। उनके जाने के बाद वहाँ सिर्फ एक पहरेदार रह गया, जो राना के गार के आगे पहरे पर बैठ गया। सवाए उस पहरेदार के मैदान बहुत हद तक साफ था। अगर ये पहरेदार कुछ देर के लिए इधर उधर हो जाए तो मैं चौथे गार की तलाशी लेकर सोनिया के बारे में कोई सुराग लगा सकता था। तीसरे गार में सुर्ख साड़ी वाली लड़की अभी चाय का मग लेकर अंदर गई थी। मैंने पहरेदार से सांपों की बातें शुरू कर दी। मैंने उसे बताया कि अगर वो नदी के किनारे होगी नागफट्टी की 2-4 शाखें तोड़ के ले आए तो मैं उसे सांप के कांटे की बेमिसाल दवाई बनाकर दे सकता हूँ। सांपों से उन लोगों का वास्ता पड़ता ही रहता था। फिर गुज़श्ता रोज़ वो मेरी जड़ी बूटी का करिश्मा अपनी आंखों से देख चुका था। कुछ मैंने भी उसके इश्तियाक को तेज़ कर दिया था। मैं राना खूनी का ख़ास साधु सन्यासी था। वो नागफट्टी की टहनियाँ तोड़कर लाने के लिए नीचे चला गया। नदी के किनारे नागफट्टी बहुत उगी हुई थी। जब वो मेरी नज़रों से ओझल हो गया तो सबसे पहले उस गार में गया जो अभी तक मेरे लिए पुरस्कार बना हुआ था। यह गार भी दूसरे गारों की तरह खाली था, वीरान, ऊंची छत वाला था। कोने में सिर्फ आटे और चावलों की बोरियां पड़ी थीं। कुछ घी और मिट्टी के तेल के कनस्तर भी मैंने देखे। किसी इंसान की मौजूदगी का वहाँ कोई निशान नहीं था। मैं बाहर निकल आया। बाहर आते ऊंची आवाज़ में 2-3 मंत्रों का विर्द किया। तीसरे गार के सामने आकर बोला, कन्या हम तुम्हें दर्शन देने आए हैं। ज़ईफ़ुल अक़ाद सुर्ख साड़ी वाली लड़की गार से बाहर निकल आई। उसने आते ही झुककर मेरे कदम छुए। मैंने उसके सर पर आहिस्ता से हाथ रखकर कहा, तू बड़ी भाग्यवान है कि राना जैसे बहादुर आदमी की बीवी है। हम तुम्हें वो ध्यान देंगे। मैंने उससे कहा कि तू बड़ी भाग्यवान है कि राना जैसे बहादुर आदमी की बीवी है। हम तुम्हें वरदान देंगे। सुर्ख साड़ी वाली लड़की ने हाथ बांधकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो सतवा नाक और मोटी स्याह आंखों वाली एक खुश शक्ल और नौजवान लड़की थी। मैंने जुमले तमिल ज़बान में कहे थे। वो मुझे आंध्र प्रदेश की ही लग रही थी। उसने इधर उधर एक नगाह डाली और खुश्क सहमी आवाज़ में बोली, महाराज मैं किसी और की बीवी हूँ। अब मैंने उस ढलान की तरफ देखा कि कहीं पहरेदार नाग फट्टी लेकर वापस न आ रहा हो। ढलान वीरान थी। मैंने लड़की के सर पर हाथ रखा, उससे उसका नाम पूछा। उसकी आंखों से आंसू टिप टिप करके गिरने लगे। महाराज मेरा नाम हंसा है। 1 माह पहले मेरी शादी हुई। मैं अपने दुल्हा के साथ अब उसके गांव जा रही थी कि जंगल में राना और उसके आदमियों ने धावा बोल दिया। मेरे पति देव को जख्मी कर दिया और मुझे उठाकर ये राक्षस यहाँ ले आया। महाराज भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकाल कर ले चलें, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। लड़की मेरे पाँव पर गिर पड़ी। उसने एक ही सांस में अपनी दुख भरी दास्तान बयान कर दी थी। मैंने उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। अभी इससे सोनिया के बारे में भी कुछ नहीं पूछ सकता था। मैंने उसे कांधों से पकड़कर उठाया। उसके कमज़ोर कांधे कांप रहे थे, इस ख्याल से कि कहीं छुपा हुआ पहरेदार सुन ना रहा हो। उससे कहा, कन्या राना एक बहादुर सुरमा है। वो तुझे यहाँ खुश रखता है। तुझे यहाँ से जाने की क्या ज़रूरत है भला? लड़की चेहरा हाथों में छुपाकर आहिस्ता आहिस्ता सिसकियाँ भरने लगी। मैंने देखा कि उसकी उंगलियों में सुहाग की मेहंदी का रंग अभी तक सुर्ख था। बदनसीब दुल्हन को अपनी खामन के साथ रहना नसीब नहीं हुआ था। ज़ाहिर है संगदल राना खूनी से नेक काम की तवक्को नहीं की जा सकती थी। मैं ये कहकर अपने स्थान की तरफ चल दिया कि हम तुमसे फिर बात करेंगे कन्या। वह आंसू बहाती अपने गार में वापस चली गई। इतने में पहरेदार नाग फट्टी लेकर आया।
फटी की एक शाख को मैंने छील कर उसके 3 टुकड़े पहरेदार को दिए और कहा, इसे नीचे नदी के किनारे ले जाकर कटोरी में डालकर कूट कर पीस डाल, मगर थोड़ी थोड़ी देर बाद नदी के छींटे ज़रूर देना। जब इसका अर्क निकल आए तो मेरे पास ले आना। इससे मेरा मकसद उसे कोई देर के लिए मज़ीद नीचे भेजना था। मैं सुर्ख साड़ी वाली लड़की से सोनिया के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहता था। पहरेदार ने गार में से एक कटोरी और लकड़ी का छोटा डंडा लिया और फिर एक बार नीचे नदी की तरफ रवाना हो गया। जब वो निगाहों से ओझल हो गया तो मैं उठकर सुर्ख साड़ी वाली बदनसीब दुल्हन हंसा के गार में आ गया। वहाँ फर्श पर बिछोना बिछा हुआ था। पास ही केतली, पानी का मटका, दूध और 2 गिलास और चाय के 3-4 बड़े मग पड़े थे। हंसा बिछोने पर इस तरह बैठी थी कि उसका सर घुटनों पर लगा हुआ था और बाल एक तरफ को नीचे आबशार की तरह गिर रहे थे। वो मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई और मैंने हाथ से उसे बैठने का इशारा किया। उसके पास ही फर्श पर बैठते हुए बोला, हंसा, क्या तुम्हारे सिवाय यहाँ कोई और लड़की भी रहती थी? हंसा ने अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से मुझे देखा और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, 2 रोज़ पहले एक लड़की को राना का एक आदमी यहाँ आकर रखवा गया था। मैंने जल्दी से पूछा। उसका रंग गोरा, बाल भूरे और आंखें हल्की शरबती थीं। हाँ महाराज, हंसा बोली, वो मुझे पढ़ी लिखी लगती थी। वो कहाँ है? मैंने बड़ी बेताबी से पूछा। हंसा ने कहा, महाराज, मुझे कुछ मालूम नहीं। राना उसके आने के बाद कुछ परेशान हो गया था। उसने कल सुबह उसे अपने एक आदमी के साथ किसी तरफ रवाना कर दिया। अब मैंने हंसा को किसी हद तक एतमाद में लेने का फैसला कर लिया और उसे कहा, हंसा, अगर तुम किसी तरह राना से ये मालूम कर लो कि वो लड़की राना ने कहाँ भेजी है तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा। हंसा ने मेरे पाँव पकड़ लिए। महाराज, मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाए, मैं यहाँ मर जाऊँगी। मेरे पति देव और माता पिता का ना जाने क्या हाल हो रहा होगा। मैंने उसका सर ऊपर उठाते हुए कहा, ये बातें अब बंद करो और जो मैं कहता हूँ वही करो। आज रात राना से मालूम करो कि उसने लड़की को कहाँ भेजा और वो लड़की कौन है और उसे कौन दे गया था। इस पर हंसा ने कुछ याद करते हुए कहा, जो आदमी दुबली पतली गोरी रंग वाली खामोश सी लड़की को राना के हवाले कर गया था, उसका नाम धनपति था, क्योंकि एक बार राना ने उससे इसी नाम से पुकारा था। अब मुझे यकीन हो गया कि वो लड़की सोनिया ही थी। मैंने हंसा के बाजुओं को अपने दोनों हाथ से पकड़कर आहिस्ता से दबाया और कहा, हंसा, किसी तरीके से राना से पता करो कि उसने लड़की को किस जगह पहुंचाया है। मैं वादा करता हूं उसके बाद तुम्हें यहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर पहुंचा दूंगा। मगर एक बात ध्यान से अपने दिल में बिठा लो कि इस बात का किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझी? हंसा बड़ी समझदार लड़की मालूम हो रही थी। उसने एक लम्हे के लिए मुझसे ये ना पूछा कि मैं इस लड़की यानी सोनिया के साथ क्या रिश्ता है और क्या मैं उसकी तलाश में वहाँ आया हूँ। कहने लगी, महाराज, मैं विष्णु भगवान की कसम खाकर कहती हूँ उसका जिक्र किसी से नहीं करूँगी। मैं इस लड़की के बारे में आज रात ही राना से उगलवाने की कोशिश करूँगी। क्या वो तुम्हें बता देगा? मैंने खदशे का इजहार किया। हंसा ने नथने फैलाते हुए गहरा सांस लिया और बोली, इस राक्षस से राज उगलवाने का ढंग मुझे आता है। मैं उठ खड़ा हुआ, वो भी मेरे साथ ही उठ खड़ी हुई। मैंने कहा, मैं जाता हूँ, तुम इसी जगह बैठी रहो, मैं खुद तुमसे मिल लूँगा। तुम मुझसे मिलने की हरगिज़ कोशिश ना करना। मैं तेज़ी से गार से निकलकर अपने स्थान पर आकर बैठ गया। पहरेदार अभी तक वापस नहीं आया था। अब मैं सोच के समुद्र में बहने लगा, सोनिया को राना ने कहाँ भेज दिया होगा। वो सोनिया के आने के बाद घबरा क्यों गया था? कहीं उसे इल्म तो नहीं हो गया था कि सोनिया गैर मुल्की जासूस है, पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस उसके पीछे है। मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था। इसी तरह मेरा जहन मुख्तलिफ ख्यालात की अमाजगाह बना हुआ था। सूरज गरूब हो रहा था। राना खूनी अपने आदमियों के साथ वापस आ गया। कुछ लूटा हुआ सामान उसके साथ गठरियों में बंधा हुआ था, जो उन्होंने चौथे गार में रख दिया। राना खूनी ने आते ही मुझे सलाम किया और बोला, महाराज, दुश्मनों को ठिकाने लगा कर आ रहा हूँ, आपकी दया से कामयाब लौटा हूँ। मैंने फिजा में हाथ बुलंद करते हुए श्लोक पढ़ा और कहा, भगवान तेरी रक्षा करेंगे। राना, तू बहादुर सुरमा है, तेरे दुश्मन तेरा कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे। वो बड़ा खुश हुआ और मेरे पास ही पत्थर पर बैठकर भारी फौजी बूट उतारने लगा। महाराज, कोई ऐसा मंत्र बताएं कि इस भास्कर लाल से पीछा छूटे। बड़ा सपोला थानेदार है, मेरे हाथ ही नहीं आता। मैंने कहा, आ जाएगा तेरे हाथ में। हम कल ही यहाँ से हवन कुंड करेंगे तेरे लिए, ऐसा मंत्र पढ़कर फूकेंगे कि वो अंधा हो जाएगा। राना खूनी ने मेरे पाँव छू लिए, बोला, महाराज, ज़रूर करें हवन कुंड, मैं आपको सब कुछ ला कर दे दूँगा। मैंने कहा, किसी शय की ज़रूरत नहीं है, हम साधु संतों को हवन कुंड मन का होता है,
हम मन का हवन कंड करते हैं, बस जब हम मंत्र पढ़ते रहें कोई मर्द हमारे आसपास नहीं होना चाहिए। राणा बोला, महाराज आप शांत रहें, हम सब उसी वक्त नदी पर चले जाएंगे, रानी को भी साथ ले चलूँगा। रानी से मुराद उसकी सुर्ख साड़ी वाली बदनसीब दुल्हन हंसा थी। मैंने फ़ौरन कहा, उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं, वो बेशक गार में बैठी रहे, देवता स्त्री की मौजूदगी से खुश होते हैं। हम कल हवन कांड में कामदेव को बुलाएंगे। राणा हाथ बांधकर बोला, जैसी आपकी इच्छा महाराज, रानी आपकी खिदमत के लिए यहीं रहेगी। कल के लिए मैंने मैदान पूरी तरह साफ कर लिया था, अब पूरी आज़ादी से हंसा से बाहर बात कर सकता था। रात को खाना खाने के बाद मैंने यूं ही कुछ बेमानी किस्म के मंत्रों का विर्द शुरू कर दिया और तख्त पर लगी हुई मच्छरदानी में घुसकर नींद दराज हो गया।